हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम एनिमल स्टडी के बारे में। मैं आपको एनिमल की स्केचिंग के बारे में बताऊंगा। और नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूं यहाँ पे फ़ोन पे है, यो पिंटरेस्ट ऐप है जहाँ से मैं रेफरेंस देख रहा हूँ। और ये काफ़ी रेफरेंस मुझे दिख रही हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो एनिमल हमें स्टडी करना है उसके करैक्टर के बारे में देखना है, फेस के बारे में देखना है कि कैसा उसका फेस है, कैसी लुक है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है पहले। जैसे मैंने फिगर स्टडी आपको बताया, तो पहले फेस बनाते हैं, फिर उसका टॉर्सो या फिर बाकी की पार्ट्स बनाते हैं। तो इसमें फेस है। सबसे पहले कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जैसे ये सर्कल ले लेते हैं, एक बेसिक फॉर्म, और इसके अराउंड सारी जो शेप है वो बनती जाएगी। राइट, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे मैंने सिंपली एक फोरहेड से स्टार्ट कर लिया इसको, ठीक है, आउटलाइन से। ऐसे धीरे धीरे उसकी बाकी शेप्स को लेते हैं। जैसे यहाँ पे कान आ रहे हैं उसके, ठीक है। इनकी शेप जितने हम फेस देखेंगे उतनी चेंज हो सकती है कानों की, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन ये एक बेसिक फॉर्म है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। हमने जो ह्यूमन बॉडी या फिर पोर्ट्रेट बनाया था वैसे ही शेप इसकी लेनी है अकॉर्डिंग टू फीचर्स। जैसे मैंने ये टिक लगा रहा हूँ एक सेंटर लाइन लेके, जो कि फ्रंट फेस है इसलिए हमने सेंटर लाइन लिया। तो धीरे धीरे इसके पार्ट्स जो है वो मैनेज करने हैं। जैसे यहाँ पे इसकी शेप जो आ रही है ये चीज़, और हल्की सी आइज़ के ऊपर टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे आइज़ हैं, और ये आउटर लाइन जैसे उसके हेयर्स हैं वाइट, वो बाहर की तरफ जाते हैं पहले, लेकिन जो फेस है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ये नीचे वाला पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। तो एक बेसिक पॉइंट से हम उसको साथ साथ जो भी चीज़ें उसके अराउंड हैं वो धीरे धीरे आपने मैनेज करनी है। जैसे हमने पूरा उसकी आउटलाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इसके बाद जो भी टॉर्सो होगा वो हम बाद में समझेंगे। एक बार इसकी लुक वाइज जो इसका फेस है, चेहरा है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फाइनल लाइन लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। तो पहले आपने जैसे ज्योमेट्रिकल शेप की एक बेसिक फॉर्म ली है, उसको धीरे धीरे हमने इसको मैनेज किया है। तो थोड़ा सा देख के आपने समझना है कि किस तरीके की डायरेक्शन बन रही है। अगर ये फ्रंट फेस है तो उसकी लुक कैसी होगी, थोड़े से एंगल चेंज होंगे तो उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग उसके फीचर्स या फिर नोज़, ये सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो हमने सबसे पहले आइज़ की, नोज़ की, इन चीज़ों की डायरेक्शन देखनी है कि किस तरीके से मैनेज है फेस के ऊपर। ये ऊपर को जा रही है लाइन इसकी, यानी कि एक तो हम सीधी लाइन लगाते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे इसकी जो आईज है वो ऊपर की तरफ ले रही है लाइंस, राइट, जैसे ये चीज़ है। तो इनको हमने वैसे ही ड्राइंग करनी है। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपने उस चीज़ को अच्छे से देखना है पहले कि उसकी आईज की लाइन कैसे जा रही है, नोज़ कैसे बन रहा है, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थिर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा उसको मैनेज करना है। अभी वहाँ पे आइज़ जो है बहुत छोटी और लंबी लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आइज़ विजिबल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में इजी रहे, थोड़ा समझने में इजी रहे। और डायरेक्शन वही है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है लाइंस। तो जितना ये मतलब एक्सप्रेशन जैसे इनके चेंज होते हैं तो बिल्कुल गोल आइज़ बन जाती हैं। और इनका जो डरावना फेस है, यानी कि आक्रमण फेस है या फिर आक्रमण एक्सप्रेशंस रहते हैं, तब इनकी आईज़ बिल्कुल शार्प हो जाती हैं, बिल्कुल राउंड सर्कल में आ जाती हैं, मतलब खुल जाती हैं पूरी। वो चीज़ें एक अलग है, जैसे मैंने अभी स्टडी किया, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। यानी कि अभी इसके जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं वो शांत है, लेकिन जब भी ये एक्टिव होते हैं किसी चीज़ को लेके तो तब इनके एक्सप्रेशंस बहुत चेंज होते हैं। आप अगर इनकी थोड़ी सी वीडियोस देखोगे कोई ऐसी तो आपको पता चलेगा। तो मेन अभी क्या है इनके करैक्टर्स के बारे में, जो कि हल्की सी ऑरेंज शेड है वो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे वाइट लग रहा है वहाँ पे मैं हल्का सा इसको छोड़ रहा हूँ, शीट छोड़ रहा हूँ, राइट। हम इस चीज़ को थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हम देख रहे हैं तो हमें उतना ही समझ आता है जितना हम देख पाते हैं।
जब हम उसकी थोड़ी-सी डिटेलिंग में बात करेंगे, डिटेलिंग तक जाएँगे या फिर उसका स्केच करेंगे, तो हम उन चीज़ों को उतना ही करीबी से देख सकते हैं। सपोज़ करो आपको कोई पोर्ट्रेट बनाना आ गया है, आपने वो कोई इंसान देखा हुआ है, रोज़ आपके सामने बैठता है, रोज़ बातें करता है, लेकिन आपने इमेजिनरी उसको बनाना है। फिर भी आप उसको इतने अच्छे से उसको कैरेक्टराइज़ नहीं कर पाएँगे, उसको इतना मतलब कैरेक्टर ज़रूर आ जाएगा उसका कि आपको लगेगा कि ये वही है, लेकिन उसको करेक्ट नहीं बना पाएँगे। इसलिए क्योंकि आपने उस तरीके से उसको कभी देखा नहीं है कि कभी ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर एक-एक चीज़ की आपने स्टडी नहीं की होगी, आईज़ की, नोज़ की, लिप्स की, चिन की या फिर किसी चीज़ की। आपने एक लुक वाइज़ देख लिया, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो एक लुक देख लूँगा उसकी कि ये टाइगर है, तो वैसा मैं एक स्केच बनाऊँगा तो मुझे लगेगा कि ये टाइगर है। लेकिन अगर मुझे बारीकियाँ जानना है, अगर मुझे बहुत डिटेल में जाना है, तो मुझे इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो जो टाइगर है या फिर कोई भी पोर्ट्रेट है वो कैसा है। जो कि आपका फ्रेंड सामने बैठा है, जो भी करैक्टर की बात कर रहे थे, अगर आपने उसकी फ़ोटो से अगर कोई भी स्केच बनाया होगा तो आपने उसकी डिटेलिंग्स के बारे में पता लग जाएगा कि इसकी आईज़ कैसी बनेंगी, शार्प है, लंबी है, कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम तब जान पाते हैं जब हम डिटेलिंग में बात करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को एक-एक करके स्केचिंग करते हैं। तो यहाँ पे इनको जानने का ये एक बेस्ट तरीका यही रहता है कि कोई एक स्केच थोड़ा-सा डिटेल में करते हैं, ताकि हमें उन चीज़ों का पता चल सके जो हम इग्नोर करते हैं। जैसे इनके फेस का एक डिज़ाइन है, राइट? तो वो डिज़ाइन क्या है, जो लाइन इनकी आ रही है बिल्कुल गोल घूम रही है, कहाँ पे कौन सी लाइन बन रही है, जो ब्लैक डॉट्स हैं ये वाले, ये कैसे घूम के आते हैं, आईज़ के पास कैसे रहते हैं, और इनकी जो लुक है वो कैसे पूरा मैनेज होती है। मतलब एक जो डिज़ाइन है इसके ऊपर बना हुआ है, उसको समझने के लिए एक डिटेलिंग वाला फेस ज़रूरी है, थोड़ी सी डिटेल में स्केचिंग करनी ज़रूरी है इसलिए। तो जैसे ये आईज़ के अराउंड है, तो जहाँ पे ऑरेंज भी है और वहाँ पे ब्लैक डॉट भी लगे हुए हैं, जो कि आईज़ के अराउंड उसके ब्लैक लाइंस जो हैं उनको मैनेज करनी है, और इसी में वाइट भी छोड़ा हुआ है और ये चीज़ इसको मैनेज कर रही है। मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम ये लाइनें किसी उल्टी डायरेक्शन में लगा देंगे या फिर गलत लग रही हैं या फिर ऐसे नहीं आ रही, सपोज़ करो आज से पहले हमने कभी डिटेलिंग में इसका कभी फेस देखा भी नहीं और बनाया भी नहीं, तब आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी जो मैं अभी डिटेल में कर रहा हूँ। हल्की सी लाइंस जैसे फोरहेड पे इसके इस तरीके से लाइंस आ रही हैं, तो हमें इनका नहीं पता चलेगा कि हमने कैसे बनाना है। हम अपने तरीके से लाइंस लगाने की कोशिश करेंगे, वो फिर करैक्टर के ऊपर हावी होती है, मतलब उसका करैक्टर नहीं आने देगी। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हल्की-हल्की पहले उसकी डिटेलिंग को समझना। उसके बाद हम इसकी रफ स्केचिंग करेंगे, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो पहले हमें करैक्टर जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं अभी थोड़े से डिटेल में कर रहा था, थोड़ी शेडिंग में कर रहा था। अभी देखो जो वाइट एरिया है वो हमने शीट छोड़ दी है, जहाँ पे उसने ऑरेंज लगाया तो मेरे पास ये रेड पेंसिल है कलरफुल। तो इससे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है किसी भी एक अलग चीज़ को यूज़ करना। तो इसको कलरफुल ना बनाते हुए हमने रेड पेंसिल से यूज़ कर लिया, इसको बना लिया, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत इसकी डिटेलिंग है जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डार्क लग रहा है या फिर ये डॉट्स छोटे छोटे लग रहे हैं ब्लैक, इनको मैनेज कर रहे हैं। तो अभी जो लुक वाइज उसको हम देख सकते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि ये टाइगर का फेस है, यानी कि उसका जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। बाकी ये चीज़ें जितनी हम क्लियर करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें शार्पनेस आती रहती है, उसका करैक्टर उतना ही अच्छा बनता रहता है। तो बाकी की चीज़ें हम रखेंगे नेक्स्ट स्केच में। अभी जो है, अभी फेस का जो स्केच है वो हमने बना लिया है। कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अगर हम अभी स्केच करेंगे तो हमें थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि ये फेस कैसा था और किस तरीके से इसकी जो डिज़ाइनिंग है अराउंड इसके जो लाइंस बनी हुई है या वाइट एरिया छोड़ा हुआ, तो वो हमें याद रहेगा नेक्स्ट टाइम, राइट। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको डिज़ाइन, उसकी शेप, उसका जो एंगल्स 2-4 हैं, जितने भी आप कर सकते हैं उतने कर सकते हैं। तो मतलब आपको ईज़ी रहता है बात की स्केचिंग करना उसकी।
अभी देखो यहाँ पे हमने फेस ड्रॉ किया है, अब हम टॉर्सो या इसकी पूरी बॉडी को समझते हैं, 2-4 और स्केच करते हैं इसकी। तो ये एक मेन पॉइंट्स रहता है मेरे लिए, जब भी कोई भी हम फिगर्स बनाते हैं तो पहले हम फेस बनाएंगे, फिर उसकी बॉडी बनाते हैं। या फिर कोई एनिमल है तो पहले इसके फेस एक्सप्रेशन तो वो चीज़ें समझते हैं, उसके बाद हम उसकी बाकी चीज़ें बनाते हैं, मतलब धीरे धीरे उसको मैनेज करते हैं। तो ये पार्ट बाय पार्ट ही स्टडी करनी है, कोई भी हमने पूरा उसको इस तरीके से लेके नहीं चलना। जैसे ये है रेफरेंस, और इसको भी करके देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, पहले बॉडी नहीं थी, फेस था। फेस को हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा, ठीक है। अभी हम इसको पूरे को समझें, किस तरीके से इसकी शेप आ रही है। जैसे ये बैक इसकी इस तरीके से है, इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में रखेंगे, क्योंकि हमें फुल बॉडी का एक पता चल जाएगा कि इसकी पूरी बॉडी पे लाइंस का डिज़ाइन कैसा है। मतलब हमें एक लुक वाइज प्रॉपर पता चल जाएगा। उसके बाद हमारी स्टार्टिंग होती है, जो रैपिड स्केचेस करेंगे इसके, वो चीज़ें बाद में स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम इसको मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ से इसकी लेग इस तरीके से जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि हमने बिल्कुल इसको सेम कॉपी करना है, सेम इस तरीक़ों को जानना है। हमें उसका डिज़ाइन देखना है, एक बॉडी लैंग्वेज उसकी देखनी है कि किस तरीके की रहती है, मूवमेंट कैसे करता है, अगर इस तरीके से वो खड़ा रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी पिक्चर्स हमें सेम नहीं मिलेगी। तो ये इसकी यहाँ पे हाइट्स का पता चल रहा है, ये पीछे से जो इसका एंगल आ रहा है उसका पता चल रहा है कि किस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हर एक पिक्चर में हमें सेम नहीं मिलेंगी। जितनी भी फ़ोटोज़ रहेंगी वो अलग अलग एंगल की रहेंगी, अलग अलग इनके एक्शन रहेंगे, यानी कि जितनी बार हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। तो इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है और उसकी बॉडी प्रॉपर कैसी है, अगर वो इस तरीके से खड़ा होता है। यहाँ पे फेस, अभी हमें देखो फेस का पता था कि फेस कुछ इस तरीके का रहता है, उसका डिज़ाइन कैसा है। अगर वो थोड़ा सा एंगल चेंज करता है तो फिर उसको कैसे बनाना है, ये हम यहाँ पे उसका एंगल भी कर लेंगे। तो सिंपली उसको ड्राइंग करनी है। जैसे मैंने ज़्यादा पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स नहीं ली, उसको सिंपली ड्रॉ किया है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म से आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। आपको सिंपल तरीके से ये बता रहा हूँ मैं कि ये बड़ा या फिर छोटा या फिर ज़्यादा लंबा या फिर ऐसे होता रहता है, क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी बॉडी लंबी भी हमें दिखेगी, छोटी भी दिखेगी और फोरशॉर्टनिंग में भी दिखेगा। ये चीज़ें रहती हैं। तो हमें बैक से ये दिख रहा है सीन, इसी को हमने एक सिंपल तरीके से ड्रॉ किया। मैं थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ लाइंस को, फिर हम इसको हल्का सा शेड में रखेंगे। जैसे ये लेग्स हैं और यहाँ पे डिज़ाइनिंग उसकी ऑरेंज जो शेड आ रही है वो, ठीक है। तो सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। अभी फेस का एंगल्स हमें पता है कि आईज़ यहाँ पे है, और ये चीज़ें देखो ऊपर की तरफ जाती थी आईज़, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये भी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे हम क्लियर आईज़ नहीं बना सकते, बहुत छोटा स्केच है, लेकिन एक लुक जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। एक लुक वाइज उसको उसी डायरेक्शन में आईज़ बनानी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पहले वेज में कि आईज़ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाती है। ये फोरहेड यहाँ पे ऑरेंज रहता है, ये कान यहाँ पे या फिर उसके अराउंड जो ऑरेंज शेड है वो हमने मैनेज की है शेडिंग से। ये देखो अभी डिज़ाइन यहाँ पे काम आ रहे हैं, राइट। तो हमें ज़्यादा वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं, जो उसके फेस का डिज़ाइन था वो यहाँ पे हमने क्लियर करना है। ये लाइंस की डायरेक्शन जो है यही हमें जो इसकी लुक है वो बना देगी। इस तरीके से फेस, यहाँ पे इसके चिन वाला एरिया और आगे ये वाला ऑरेंज एरिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या चीज़ें हैं, जो लाइंस हैं उनको धीरे धीरे मैनेज कीजिए। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है लाइंस, और यहाँ पे ये हमें फोरशॉर्टनिंग भी दिखाती हैं। जहाँ पे ये फोरशॉर्टनिंग वाला एरिया है तो ये लाइनों के हिसाब से ही हम देख सकते हैं
कि बॉडी किस तरीके से ये जा रही है। ठीक है, ये अपने ही तरीके से नहीं लगानी, आपको सिर्फ उसकी डायरेक्शन देखनी है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ज़्यादा या फिर कम हो सकती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो नहीं चेंज होगी। यानी कि अगर ये नीचे को आ रही हैं या फिर ऊपर को जा रही हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से शार्प नहीं रहेंगी और इनकी उल्टी डायरेक्शन नहीं रहेगी, मतलब जो लाइंस हैं इनकी। तो इसी से इसकी जो लुक है वो पूरी बॉडी की वो बनी रहती है। डिज़ाइनिंग जो है इस तरीके से मैनेज होती है। तो यहाँ पे टेल के ऊपर भी ये लाइंस हैं, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा या कम हो सकती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ नहीं हो सकती। जैसे टेल है वैसे राउंड घूमती हैं इसके। तो अभी हमारे पास जो है मेन चीज़ वो ऑरेंज शेड, जहाँ पे ऑरेंज शेड है वहाँ पे मैं थोड़ी सी रेंडरिंग कर रहा हूँ, शेड दे रहा हूँ। तो ये हैचिंग स्टाइल से ही करूँगा। स्टाइल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें शेड समझना है कि वहाँ पे शेड कौन सी आ रही है, लाइट आ रही है, डार्क आ रही है या फिर एक्स्ट्रा डार्क आ रही है, उस चीज़ को मैनेज करना है। ये देखो अभी विजिबल हो गया है थोड़ी सी। जहाँ पे हमने वाइट छोड़ना है वहाँ पे मैं पेपर छोड़ रहा हूँ, जो कि शीट है मेरी, उसी को। जहाँ तक ये लाइंस आएंगी वहाँ तक हमने लाइंस लगानी है। यहाँ पे लेग्स के ऊपर हल्का सा। मेन चीज़ जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसका एक डिज़ाइन रहता है बॉडी के ऊपर, उस डिज़ाइन को अच्छे से समझना होता है। जब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो इसकी लुक नहीं बन पाएगी अच्छी। तो आपको उसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना है, चाहे वो इसकी फिगर की ड्राइंग चाहे कैसी भी है, लेकिन एक वो लुक वाइज भी वो लगना चाहिए कि वो किसी एनिमल की है। मैं इसी रेड पेंसिल से कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क। हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे ये रेड है तो इसको ऑरेंज की लुक दे देते हैं। चारकोल पेंसिल पड़ी है मेरे पास, मैं उसको यूज़ करके देखता हूँ। इसकी लाइनिंग के ऊपर हम डार्क करके देखते हैं, ब्लैक करके देखते हैं लाइंस को, जो कि वहाँ पे भी डार्क लग रही है। हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को मैनेज करके देखते हैं। थोड़ा इसको पहले शेप दे देते हैं, यहाँ से इसकी लुक पता चल रही है इसकी। तो मेरे पास जो चारकोल पेंसिल है अभी मैं उसको यूज़ करके देखता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। यानी कि कभी भी आप स्केचिंग करो तो एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ें चेंज करके देखो, उससे इंटरेस्ट बना रहता है, आपकी स्टडी में ग्रोथ आती है। अभी देखो मैं स्केच कर रहा था, लेकिन मेरे माइंड में अचानक पेंसिल देख के आया कि हम डार्क कर सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं उसमें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ पे मुझे ब्लैक लाइंस दिख रही हैं मैं उसके ऊपर थोड़ा सा शार्प कर रहा हूँ। इसके ऊपर पेंसिल चल नहीं रही है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी ये काम कर रही है, थोड़ा चल रही है। ये देखो अभी एकदम से वो डार्कनेस जो थी वो यहाँ पे लग रही है, इसके ऊपर चल रही है, बिल्कुल ऊपर नहीं चल रही इसके पेंसिल के। ये भी चीज़ पता चली है, जो कि कलरफुल पेंसिल है तो उसके ऊपर चारकोल पेंसिल नहीं चल रही, ग्रेफाइट के ऊपर भी नहीं चलती ये, लेकिन कलरफुल के ऊपर नहीं चल रही, ये मुझे अभी पता चला है। क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं ऐसे, मैंने किसी कलरफुल पेंसिल के ऊपर चारकोल पेंसिल नहीं चलाया। ये देखो अभी जो लुक है उसकी वो थोड़ी शार्प भी हो रही है, जो डिज़ाइनिंग थी उसकी वो भी हम डार्क लाइन लगा रहे हैं तो वो भी अच्छे से दिख रहा है। जहाँ पे आपको डार्कनेस चाहिए चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है इसमें कि हम चारकोल पेंसिल से पहले काम करें, उसके बाद हम कलरफुल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो कलरफुल पेंसिल आई थिंक किसी और मटेरियल से है। चारकोल वाला जो होता है वो थोड़ा सा रफ होता है और अच्छे से ये मतलब ग्रिप करता है नीचे। और जो रेड पेंसिल मैं यूज़ कर रहा था कलरफुल, वो थोड़ी ऑयली थी, इसलिए मुझे लगता है ये चीज़ इसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो चीज़ों को इस्तेमाल करके पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए बनी है, कैसे। तभी इसलिए ही मैं कोई ऐसे मटेरियल आपको नहीं बताता, क्योंकि आपकी ये खुद की
नॉलेज रहती है कि आप चीज़ें किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है ये चारकोल पेंसिल आपके लिए बेस्ट हो सकता है ये कलरफुल पेंसिल आपके लिए बेस्ट हो, चारकोल ना हो। तो मतलब आपके वर्क में क्या चीज़ अच्छे से काम कर रही है, आप किसी से अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, वो मटेरियल आपके लिए बेस्ट है। तो आप यूज़ करके देखिएगा कि किस तरीके से आप काम करते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग में, जिससे स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट भी हो और थोड़ा आपका इंटरेस्ट बना रहे उसमें, राइट? अभी जो मेरा स्केच है वो देखो एक न्यू लुक बन रही है उसकी। जैसे मैंने उसकी डिज़ाइनिंग देखी थी, उस चीज़ को हमने थोड़ा-सा कवर किया है, तो एक लुक वाइज़ एक चीज़ बन गई है। यानी कि स्केचिंग जो है आपकी कुछ इस तरीके से हो कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, 5-7 मिनट में आपका स्केच रेडी हो। अभी हमने थोड़ी-सी ब्लैक पेंसिल यूज़ की है, जो लाइन्स बन रही थी उसको जल्दी से हम फिनिश कर लेते हैं, लाइनिंग, और थोड़ा-सा पता चलेगा हमें कि और इसके लाइन्स कहाँ पे रहती हैं बॉडी उसके बारे में। ये नीचे की तरफ है लाइन्स, तो यहाँ पे भी इसकी कुछ लाइन्स दिख रही हैं। मैं थोड़ी-सी डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ कई बार होता है कि हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं। जब भी कभी भी हम स्केच बनाएँगे, किसी पेंटिंग में बनाएँगे, तब ये चीज़ें हमारे फिर से सामने आएँगी। फिर से हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ पे लाइन्स थी, कहाँ पे डिज़ाइनिंग था। लेकिन जब भी आप स्केचिंग करनी है, आपने सोच के करनी है, पूरी समझ के करनी है। और स्केचिंग जो है एक बेसिक पॉइंट्स है हमारे किसी भी चीज़ को समझने का। तो ये एक आदत के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हम अगर रफ स्केच करते रहते हैं, रैपिड स्केचेस करते रहते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। हम किसी क्लियर स्केच को भी वैसे ही देखेंगे, वैसे ही कोशिश करते रहते हैं छोड़ के। तो मतलब आपके डिटेलिंग वाले स्केच भी होने चाहिए, जो कि आपको उसकी स्टडी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके का कोई डिज़ाइन है, किस तरीके की कोई शेप है। और जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज आ जाती है, उसके बाद आप रैपिड स्केचेस, जो रफ स्केचेस है, वो करते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ में चलनी चाहिए। अगर हम इसको छोड़ के रैपिड स्केचेस ही करते रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें कभी बना नहीं पाएँगे, क्योंकि हम वहाँ पे हमें इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, डिज़ाइनिंग को और जो शेप है उसकी, उनको। तो ये ज़रूरी है कि आपको डिटेलिंग वाला स्केच ज़रूरी है पहले, उसके बाद आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड स्ट्रोक से काम कर सकते हैं। तो ये अभी देखो एक लुक वाइज़ जो है हमने थोड़ी-सी स्टडी की है इसकी। तो अभी हम कोई रफ स्केच करते हैं, ठीक है? अभी हमें उसके फेस का भी पता है और उसकी डिज़ाइनिंग का भी पता है, उसका पूरा जो बॉडी है उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज ली है कि किस तरीके की होती है और उसके ऊपर कैसे लाइनिंग होती है। अब हम थोड़ा-सा रैपिड स्केचेस के बारे में बात करेंगे। जैसे एक्शन में है थोड़ा कोई चढ़ाई चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, ये चीज़ का स्केच कर लेते हैं। तो इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, पहले लुक में उसको फेस जो कि कैसा होता है, थोड़ा-सा इस तरीके का वहाँ पे दिख रहा है, और इसकी गर्दन थोड़ी-सी ब्रॉड करेंगे। उसके बाद ये वाली चीज़ जो कि इसने पैर को आगे किया हुआ है और हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, यानी कि इनके चलने का स्टाइल है जो कि अपने पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड करके चलते हैं जब भी स्टेप लेते हैं। ये आप किसी वीडियो में देख सकते हैं उसको चलता हुआ। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे और ज़्यादा इसके फीचर्स जानेंगे, किस तरीके से ये चलता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आज हम एक रफली इनको समझ रहे हैं कि ये एनिमल्स होते कैसे हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर जान लेते हैं। बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। जैसे ये बॉडी है, तो ऊपर से हल्की सी मूवमेंट के साथ अपनी बॉडी को ऊपर को पुश करता हुआ दिखाया है इसने, यानी कि जब भी कैप्चर किया है तो ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो इनका जो पीछे वाले लेग्स हैं वो दोनों जोड़ के रखे हुए हैं, पुश कर रहा है, अपने ऊपर वाले एरिया को हवा में रखा हुआ है इसने। तो पूरा जो बैलेंस है इसका वो पीछे वाले पैरों के ऊपर है। ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाली लेग्स उस साइड वाली, ये भी देखो नीचे नहीं लगी हुई, हवा में दिख रही है, यानी कि प्रॉपर इसने अपनी बॉडी को, आगे वाले हिस्से को हवा में रखा हुआ है।
तो जो नीचे वाले दोनों पैर हैं उनके ऊपर बैलेंस है। तो इन चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद हम उसकी पूरी बॉडी को समझना है। इसके एक्शन को ज़रूरी है समझना पहले। यहाँ पे अब देखो ये लेग है और ये पीछे वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल डाउन रखा हुआ है ऐसे, और उसके बाद टेल। और ये लेग जो है कुछ इस तरीके से उसने रखे हुए हैं दोनों, ये वाले पॉइंट्स। इसका मैं ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं ले रहा क्योंकि बहुत कंफ्यूज होती है, उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ती है। आपने सिंपली उसको ऑब्जर्व करना है कि लेग्स है किस तरीके से, कितनी लंबी छोटी है, बॉडी के हिसाब से आपने थोड़ा सा मैनेज करना है। तो आपने धीरे धीरे इनकी स्केचिंग जो है आपको एक बार में नहीं आएगी, आप 10-12 स्केचेस करेंगे तो बड़े आराम से ये फिगर जो है इनकी पूरा बॉडी पोर्शन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो फेस है वो देखो, अभी लुक वाइज हमने आईज बना दी, यहाँ पे हल्का सा इसको मैनेज करते हैं फेस को। तो अभी लुक वाइज जो प्रॉपर इसकी बॉडी है वो हमने मैनेज की हुई है, और इसकी डिज़ाइनिंग जो भी हमने पीछे की थी वो हो सकती है। यहाँ पे लाइनिंग वगैरह रफली मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे लाइंस रहती हैं। तो ये एक रफ स्केच है, यानी कि आपने कभी भी जब रफ स्केच करने हैं, रैपिड स्केचेस करने हैं, तो कुछ इतनी सी स्टडी होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आपने जो पहले स्ट्रोक्स लगाए हैं, पहले आपने स्केच किए डिटेलिंग में, तो उनसे आपको पता चलता है कि कैसा इनका डिज़ाइन रहता है। अभी ये देखो इसका डायरेक्शन चेंज है, फेस का एंगल चेंज है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फेस के जो भी एंगल्स हमने करने हैं वो कुछ इस तरीके से करने हैं कि वहाँ पे बॉडी का भी आपको पता चले, और इनकी जो हरकतें रहती हैं वो हमें पता चले कि किस तरीके से हैं। यहाँ पे कान, और लुक वाइज इनको देखना है कि किस तरीके से ये फॉरशॉर्टनिंग में आ रहा है, ये चीज़ घूम के अपनी तरफ आ रही है। तो यहाँ से ये चीज़ इधर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इन चीज़ों को देखना है। यहाँ पे इनके ऊपर वाला जो पार्ट है बॉडी का वो आएगा, और उसके बाद यही लाइन जो है घूम के यहाँ पे आती है, ठीक है। तो जो लाइंस रहती हैं ऊपर से वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप जैसे हमने की है उससे मैनेज होती है। तो आपको अभी डायरेक्शन का पता चल गया है थोड़ा सा कि ये कुछ इस तरीके से आती है। ये आगे वाला पैर इसका कम दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा फोरशॉर्टनिंग में है, यानी कि फोरशॉर्टनिंग पीछे से उसके आगे वाली बॉडी हल्की सी छोटी बनेगी, पीछे वाली चीज़ बड़ी बनेगी। तो ऐसे मैनेज होता है। ये लाइनिंग इसके ऊपर जो आ रही हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे टेल पीछे को जैसे भी है, ये लेग्स इसने यहाँ पे रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी छोटी हो सकती है, पीछे को भी हो सकती है, आगे को भी, जैसे इसकी मूवमेंट है वो चेंज होती रहती है। अगर हम जैसे फुल बॉडी फिगर बनाते हैं, मैन की बनाते हैं, तो उसके हैंड्स हिलाते हैं, लेग्स हिलती हैं, बैठने का स्टाइल अलग होता है। वैसे ही इनकी जो मूवमेंट है वो भी स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है। हम खुद से इनको एक्शन में बना सकते हैं, जैसे किसी एनिमेशन मूवी में काम करते हैं तो उनको स्टेप्स पता होते हैं 2-4, जो कि कैसे भागते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे वो घुमाते हैं अपने फेस को, एंगल्स बनते हैं। तो 2-4 स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं, उसको वो रिपीट कर करके उस चीज़ को चलाते हैं, तो मतलब मूवमेंट उसकी पूरी बनती है। तो ऐसे ही हमें इनकी हल्की हल्की मूवमेंट समझनी है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग ये लाइंस आती हैं, तो ये चीज़ सेंटर में लेते हैं। जो लाइंस इसके ऊपर बनेंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेंगी, ऐसे, ठीक है। मैं रफली आपको बता रहा हूँ ऐसे। तो ये चीज़ें थी जो हमने स्केच के बारे में जाना है आज की वीडियो में। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एनिमल्स की स्टडी करेंगे, कुछ और बेसिक समझेंगे, उनकी एडवांस में भी डिटेलिंग के ऊपर भी काम करेंगे, राइट।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में, और इनके जो बॉडी लैंग्वेज करैक्टर्स हमने जो भी स्टडी किया है, ये मेरी खुद की पर्सनल स्टडी भी रहती है जो मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनिमल्स की स्टडी या फिर किसी पोर्ट्रेट के ऊपर या फिर कलर थ्योरी के ऊपर काम करते हैं। मेरे पास काफ़ी वीडियोस है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप उनको अपलोड करूँगा। तो अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।